साल 2020 बिहार की जनता और यहाँ के नेताओं के लिए अहम साल है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता किसे सत्ता पर बैठाएगी और किसे बाहर का रास्ता दिखलाएगी। लेकिन इससे पहले हम फारबिसगंज विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में नेपाल से जुड़े हुए ऐतिहासिक सुल्ताना माई मंदिर से फारबिसगंज की अलग पहचान रही है। वहीं फनीश्वर नाथ रेणु को लेकर यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा है। 2009 के परिसीमन के बाद फारबिसगंज विधानसभा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। फारबिसगंज प्रखंड की 32 पंचायत हैं। फारबिसगंज नगर परिषद और नगर पंचायत जोगबनी इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। साल 1995 के बाद सिर्फ एक बार साल 2000 में भाजपा के टिकट पर जाकिर हुसैन खान ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। इस सीट से पहले 1972 ईस्वी में प्रसिद्ध साहित्यकार फनीश्वर नाथ रेणु ने भी अपना किस्मत आजमाई थी, मगर वे सफल नहीं हो पाए थे। पूर्व में यह क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा है। चुनाव बेशक कांग्रेस जीतती रही, मगर आजादी के बाद से लोहिया, जयप्रकाश, जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे नेताओं की शरण स्थली भी रही है। फारबिसगंज विधानसभा के मुद्दे की जायजा लिया जाए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, जिसमें हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता आ रहा है। कईयों की जान जाती रही है। आश्वासन तो हर बार मिला, लेकिन अब तक बाढ़ से निजात पाने का कोई कारगर हथियार नहीं मिल पाया यहाँ के लोगों को। इसके अलावा रोजगार की एक बड़ी समस्या है। पलायन को लेकर हर बार आवाजें उठती रही, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो सका। यानी एक बड़ा मुद्दा है उद्योग धंधा। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा उद्योग धंधा में नहीं लग सका फारबिसगंज के लोग और यहाँ के क्षेत्र। साल 2000 की बात छोड़ दें तो विगत 1995 से लगातार बीजेपी का विधायक रहने के बाद भी किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। सामान्य सीट वाले फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विद्यासागर केसरी बीजेपी के विधायक हैं। विगत 2005 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ हर चुनाव में बीजेपी अपना प्रत्याशी बदलती रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट का दावा ठोका है। इसमें एक हैं भानु प्रकाश राय, जिससे हमारे संवाददाता अलाउद्दीन खान ने कुछ खास बातें की हैं। नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं भानु प्रकाश राय जी, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा बिहार प्रदेश के। आइए इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहुत जल्द अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीखों का अनाउंस भी हो गया है, घोषणा हो गया है और इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। इन्होंने अपना प्रोफाइल भी जमा किया, बायोडाटा भी भाजपा कार्यालय में, और इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। तो आइए इनसे जानते हैं क्या इनको इस बार भाजपा टिकट दे रही है फारबिसगंज विधानसभा से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रकाश राय जी हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद NSTV और राज जी जो आपने समय निकाला और मुझे इसका मौका दिया आपने। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इस बार पार्टी आपको फारबिसगंज विधानसभा से टिकट दे रही है, इसके बारे में पहले हमें बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी पृष्ठभूमि प्रारंभ किया संगठन का जी, और ये मेरा तीसरा बार है। तो हम कार्यकर्ता हैं तो मेरा कहीं ना कहीं काम करते ही आए हैं और मैं अपना अधिकार भी समझता हूँ जी। और पार्टी निश्चित ही इस बार जो है कार्यकर्ताओं को जो है ये मौका देगी, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी इस बार अवसर देगी। आपको उम्मीद है इस बार टिकट मिल रही है? हाँ, उम्मीद है कि इस बार पार्टी जो है संगठन के कार्यकर्ताओं को लड़ाने का निश्चय किया है, तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। ये मेरा जो देखिए, हम तो राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरा 2003 से प्रारंभ हुआ, लेकिन मेरा जो संगठनात्मक पृष्ठभूमि है वो 1988 से है। 1988 से नहीं कहिए, 1988 में तो मैं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी विस्तारक के रूप में काम प्रारंभ किया। अच्छा। किशनगंज अच्छा से। किशनगंज, जी जी जी। उससे पहले मैं सामान्य स्वयंसेवक के नाते काम करता था और मेरा जो काम करने का तरीका था वो पूर्व से ही हम करते आए हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरा ये है कि हम पहले गठनायक, मुख्य शिक्षक, फिर जो है विस्तारक के रूप में काम करने के लिए किशनगंज निकले। अच्छा। 1984 में मेरा प्राथमिक शिक्षा वर्ग हुआ और 1988 में हम प्रचारक विद्यार्थी विस्तारक उसमें निकले संघ के कार्यक्रम किशनगंज। फिर किशनगंज में रहे, ठाकुरगंज में रहे। फिर 1991 में 90 में मेरा आयु जो है सो प्रथम वर्ष सिवान में हुआ। अच्छा। जी जी। मेरा पृष्ठभूमि संघ का है। क्या बात। 1992 में द्वितीय वर्ष और 1998 में तृतीय वर्ष। ठीक है। अच्छा। तो इसलिए मेरा पृष्ठभूमि संघ का रहा है और संघ के ही दायित्व में काम करते आए। और 2003 में हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता, मेरा बनाया हुआ कार्यकर्ता की हत्या हो गई, संतोष कर्ण का। उसके बाद मुझे आंदोलन को नेतृत्व करने का मौका मिला। उस आंदोलन के बाद ही मुझे जो है राजनीतिक में लोग डायरेक्ट मंडल अध्यक्ष बनाए। अच्छा। मैं पहले राजनीति, उससे पहले कहीं पार्टी में एक समान वोटर था, लेकिन मंडल अध्यक्ष डायरेक्ट 2003 में कार्यकर्ताओं ने बनाया, मुझे काम किया। उतना ही नहीं, आने वाला समय में जो है, आने वाला समय में कि काम करने का जो मौका था, पार्टी ने जम्मू कश्मीर भी भेजा। अच्छा। चुनाव प्रचार के लिए। क्या बात। पार्टी ने मुझे बंगाल भी चुनाव प्रचार के लिए भेजा और इस बार माननीय सांसद जी के साथ में, उनके सहयोगी में दिल्ली भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव कोई भी हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चुनाव में जाति समीकरण का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो हम इनसे जानते हैं कि पार्टी को भानु प्रकाश राय जी आप कैसे जीत दिलाएंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे विधानसभा में? बड़ी दुर्भाग्य है इस भारत का जी कि लोग विकास और विषय जो है वो लोग नहीं देखता है, व्यक्ति नहीं देखता है, वो जातियों में सिमट जाता है। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा जो है खौफनाक चेहरा है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाति समीकरण को तो ध्यान में रखती है, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा जो होता है कहीं ना कहीं स्थानीय और सामाजिक समीकरण पे होता है। वो जाति आधार पर सारा मामला नहीं तय करता है, जो आप जिस प्रकार से आप लोग जानते और देखते हैं। बिल्कुल। तो जातीय समीकरण में फॉरेस्टगंज में कहीं ना कहीं जो है जातीय समीकरण में हम कहीं एकदम चारों एंगल से मेरा दृष्टिकोण से मैं फिट हूँ, चूँकि अति पिछड़ा, सामान्य और भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर है। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम से काम करती है, टॉप टू बटन, बूथ से लेकर करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक चैनल है। यहाँ पुतला को, जहाँ संगठन व्यवस्थित है, तो वहाँ पुतला को खड़ा करके भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। हाँ। मेरे कहने का सेंस ये है कि जो अपने को ये कहता है कि मैं पार्टी को ये दिलाया, इतना किया, एक बार वैसे लोगों के लिए मेरा ये है कि जो कहता है कि नहीं मेरा जातीय आधार है, तो जो मेरा जातीय आधार कहता है, तो मैं ऐसे बंधु को कहता हूँ एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ करके देख लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना वोट बैंक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे कारण पार्टी जीता, पार्टी के कारण कार्यकर्ता जीतता है, पार्टी के कारण। अभी तो ज्यादातर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ी जाती है। जी 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 और जी, जीत होती है, जीत होती है। हाँ। इसलिए आप ये जो कहेंगे 5 जिसका 2000-3000 वोटर है पूरे विधानसभा में, हाँ। ऐसे लोग भी विधायक बने हैं। बिल्कुल। उसमें अमात्य का भी एक संख्या है। हम जातिवाद तो अभी समझे, पार्टी ने मुझे बताया कि आप जा करके अपने जाति में काम करिए। तो राजी मैं बताऊं आपको कि मुझे 1000 लिस्ट जोड़ने में हमको महीना दिन लगा। डेट हमारा आगे बढ़ा। हाँ। जिस डेट को दिया गया था कार्यक्रम, उस डेट को नहीं कर पाए। अच्छा। हम आगे बढ़वाए। हम बोले कि हमसे संभव नहीं है। अच्छा। दरभंगा है, मधुबनी है, मधेपुरा है, सहरसा है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, भागलपुर है, कटिहार है, पूर्णिया है, ठीक है ना, नौगछिया है। तो इतने जगहों में कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण से हमारे का एक बाहुल्य है। बड़ी दुर्भाग्य है जिस पार्टी ने दलित को, एक सामान्य को राष्ट्रपति बनाया, उसको आप कहें दलित विरोधी है। और आप देख लीजिए ना कि हमने कितनों को टिकट दिया और हमारे टिकट पे कितने दलित सांसद हैं,
कितने दलित विधायक हैं। ये जो लोग बात करते हैं ये वही लोग कहते हैं कि जो सामाजिक समरसता में। अच्छा ये बताइए कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी जो है गोविंद जी, तो आपको क्या लगता है वो दलित नहीं है क्या? लोग कहते हैं मुसलमानों का विरोधी है, तो कलाम साहब क्या थे भाई? ये वो जो भारत के दुश्मन है, जो भारत के विकास को नहीं देखना चाहते हैं, वो इस प्रकार की बात को लाता है। अच्छा ये मंत्री जी आप ये बताइए कि आप अपने ही सरकार में रहते हुए पिछले साल, जैसे हमने देखा था पिछले साल आपने अपने सरकार में रहते हुए बिजली सड़क जैसे मुद्दे पे अपने सरकार को ही घेरा था, तो ऐसा क्यों? उसके बारे में बताइए, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन अब मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मैंने सरकार को नहीं घेरा था। अच्छा। सरकार अपना काम को निष्पादन करने के लिए पदाधिकारी को विभाग दिए रखा है। हम उस विभाग में बैठे निकम्मे पदाधिकारी को घेरा था। जोगबनी का जो दुर्दशा था आपको पता होगा। मैं आपको एक एक पत्र आपको मैं दे दूंगा, चिट्ठी डिटेल से डेट बाय डेट कि मैं कब नंदकिशोर जी माननीय पथ निर्माण मंत्री माननीय नंदकिशोर जी को आवेदन दिया, कब मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को पत्र दिया, कब मैं विभाग को कितना पत्र लिखा, ये सब मैं आपको डिटेल दूंगा, मौखिक नहीं। जिसके कारण है कि रवि प्रकाश जी जो माननीय SDO थे फारूकगंज के, उनको बाध्य होना पड़ा। देखिए क्या है, सड़क गड्ढा है बिल्कुल, और NH अंतर्राष्ट्रीय सड़क, और सरकार के बिल में विभागीय बिल में सड़क बना हुआ रिपेयरिंग हो रहा है। सरकार को ये विभाग को ये पता नहीं कि NHI का सड़क है या कि स्टेट का सड़क है। NHI का रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का रहा है NHI का है। ये जानकारी जुटाने में मुझे 1.5 साल लगा। अच्छा। पत्र के माध्यम से जब मेरे पास सारा सिस्टम आ गया, फिर मैं विभाग में बात किया पदाधिकारी से, तो वो बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनके जो GM थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने जिस हिसाब से मुझे ट्रीट किया, तो मुझे लगा कि शायद इसको जो है जनता का अदालत में इसको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं पटना से वापस आया। पटना से वापस आने के बाद मैं जोगबनी के गणमान्य लोगों को अपने घर पे आवास किसी जगह लोगों को बिठाया और मैंने बताया कि ये मेरा कागज, इतना मैंने काम किया। सरकार में जो है कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है, तो कई मजबूरियां भी होती है जिसके चलते हम प्रभावी नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे रोड चलते लोग मुझे टोकता है। बिल्कुल। सांसद जी को, बाकी को, विधायक जी को टोकने नहीं जाता है, तो टोकता है। तो इसका क्या निराकरण निकाले? तो उन्होंने बताया कि ठीक है 2 दिन बाद हम लोग फिर बैठेंगे। तो एक कार्य योजना बना। फिर 2 दिन बाद हम लोग फिर बैठे नगर पंचायत में, बड़े 200 लोगों के साथ बैठे। तो आबेल मुझे मार हो गया, सिर मुड़ाते ओले पड़े। मैंने लोगों को रखा सहयोग के लिए, अपना काम देने के लिए। लोगों ने मुझे ही नागरिक मंच का अध्यक्ष बना दिया। अच्छा। नागरिक मंच के अध्यक्ष बनाने के बाद मैंने आवेदन बनाया, SDO साहब को दिए, DM साहब को दिया और अल्टीमेटम दिया कि ये आपका समय है, सीमा में अगर आप नहीं आएंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम और बाजार बंद करेंगे। उसके तो हमने काम किया। उसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा व्यक्तिगत तौर पे। काम समाज का खमियाजा मुझे व्यक्तिगत तौर पे भुगतना पड़ा। मैं आगे बताऊंगा। तो सारे पदाधिकारी को मैंने रोड पे लाया। शायद आप देखे भी होंगे कि जोगबनी में सरकार के अंदर जो है सो मनी प्रेशर भी आ रहा था, लोग बता भी रहे थे। तो हम बोले कि पहले हम नागरिक हैं तब कहीं कुछ है। नागरिक के हैसियत से मैं नागरिक मंच के नीचे, यहाँ कोई भाजपा पदाधिकारी नहीं, एक नागरिक के नाते मैं इस आंदोलन को किया। और मुझे संतोष है कि हमारे जो घनश्याम जी थे RCD के, वो बेचारे नहीं रहे, जो है सो स्कूटी इंजीनियर, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि भी देता हूँ। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। मंत्री जी मेरा एक और सवाल है आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार ये बताइए कि फारबिसगंज विधानसभा से किस किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या मुद्दा है आपके पास जो इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए? जो सबसे बड़ा है बाढ़ विभीषिका। मैं बता दूँ आपको, ऐसे पूर्व में कटिहार के अंदर भी ये समस्या थी। तो वहाँ पे जो है स्थानीय विधायक वहाँ के तारकिशोर जी आदरणीय बहुत गंभीरता से उस विषय को विधान में उठाया विधानसभा में, जिसके कारण हुआ कि आज उस क्षेत्र में बाढ़ का समस्या कम हो गई। तो निश्चित तौर से अभी अगर मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता अगर होगा तो ये जो 8-10 पंचायतें हमेशा बाढ़ में बह जाती है, तो उसका तटबंध कैसे तुरंत हो, बाकी विषय होता रहेगा। केंद्र सरकार दिया है, क्या कहता है आपको, महानंदा बेसिन करने के लिए, वो सारा विषय है। लेकिन सरकार तटबंध कैसे तुरंत बनावे,
कि 8-10 पंचायत जो है सो जो हम हमेशा त्राहिमाम रहता है बरसात में, वो हो गए पहला प्राथमिकता। शिक्षा, जो अभी बिहार सरकार इतनी मोटी रकम शिक्षा पे खर्च करती है, वो कैसे ठीक ठाक हो जाए। स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, ये बुनियादी ढांचा जो है, सड़क पुलिया का काम तो होते रहेगा, वो तो टूटेगा बनेगा, वो तो होते रहेगा, वो चलने वाला विषय है। लेकिन जो मानवीय आधार पर है, मानवीय संवेदना के आधार पर, वो स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी जो समस्या है, उसको कैसे बेहतरीन करना, कैसे समन्वय करना, पदाधिकारियों के साथ नीचे स्तर तक में जो है उसको कैसे समन्वय करना, वो एक बार उसका जो है वो होगा। पार्टी ने अगर मौका दिया, जनता का सहयोग हुआ, तो वो भी पूर्ण रूपेण तय होगा। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि पिछले इसी बार हमारे कई कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड नंबर 4 में हमारे श्रीमती जी वार्ड पार्षद है। अच्छा, ठीक है ना। तो आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाई स्कूल तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, तो उसका एक समाधान निकाले। और सड़क के लिए भारत सरकार माननीय रेल राज्य मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी के साथ मिल करके मैंने आवेदन भी दिया, वहाँ से टीम भी आई और जांच होकर भी गया। फिर अभी सरकार में दूसरा कार्यकाल है माननीय मोदी जी का, इसमें ये सड़क बन जाएगा। तो एक वार्ड का काम भी मिला है, तो उसको बड़ी निष्ठा के साथ करने का है। अभी नाला का काम हो रहा है, सोलर आपको जो है सो माननीय विधायक जी की योजना से जो है सो 2 एक नाली भी बना है वहाँ, बाकी भी बना है। तो वो जो काम प्रमुख है वो काम हो रहा है। हाई स्कूल में जितना विकास होना चाहिए उस पर एकदम अपने आप से, जो स्कूल का ज़मीन था वो दूसरे कोई दाब रहे थे, मैं उनको क्लियर करा के 3 बार करा करके बाउंड्री ठीक ठाक हो जाए। जहाँ तक संभव होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा जो है उसको पूरे बिहार में अव्वल कैसे यह विधानसभा हो, वो तो रचना रचेंगे, वो तो करेंगे। अच्छा सर, देखिए सबसे बड़ी एक और परेशानी हमारे, हम जो है कृषि क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पे हमारे किसान बहुत है। किसान के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि किसान हर बार बाढ़ आता है, खेती ख़त्म हो जाती है, और इस बार भी आपने देखा तो किसान के लिए कोई सोच नहीं रहा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि सब परेशान हैं। तो ऐसा जैसे आपने बाढ़ के मुद्दे पे बोला कि सबसे पहले तटबंध का जुगाड़ करेंगे, बाढ़ रोकेंगे, और बहुत सारे आते हैं ऐसे बोल के चले जाते हैं, आप क्या उम्मीद दिलाते हैं जनता को कि हम वाकई करने वाले हैं ऐसा? देखिए हम लोग, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार। मैं आपको बता दूं हमारी पृष्ठभूमि जो है संगठनात्मक जो पृष्ठभूमि जी, तो शायद आप लोग थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ। कि मेरा जो बचपन जो है संगठन के आधार पर ही खड़ा हुआ, संगठन ही पोषक जो है, मेरा मातृत्व भाव जो है कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से ही मिला। तो जब आज भारत के अंदर भारत सरकार है तो एक एक छोटी से छोटी योजनाओं का रचना कर रहा है। तो जब सरकार में हमको अगर मौका मिलेगा, जब हम सरकार में आएंगे, और सरकार में नहीं भी है तो प्रतिनिधित्व नहीं भी कर रहे हैं तो सरकार में है तो काम तो कर ही रहे हैं। तो उसका है क्या कि सबसे बड़ा बात है समन्वय। जिसका जो काम है, मान लीजिए जिसका जो काम है उस काम को उसको पूरा करना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ होता क्या है कि लापरवाहियों के कारण जो है लोगों को नहीं मिलता। अब 2-2 हज़ार रुपया 3-3 महीना में मिल रहा है सरकार के माध्यम से, तो ये पैसा उनको जा रहा है। कृषि में जो रिबेट आ रहा है उसको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको रचना तो बनानी पड़ेगी, आपको उसको दुख दर्द जो है। और आपने बहुत अच्छा बात बताया, अभी कृषि के लिए पूरे भारतवर्ष में ऐसा सुधार आया है। देखिए जो आंदोलन कर रहा है वो कृषि वाले लोग नहीं है, वहीं पे आने वाला मैं बता रहा हूँ कि वो सारे बिचौलिए हैं, वो सारे बिचौलिए हैं। वो रोड पे आ रहे हैं, एक कृषक रोड पे नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि अब मेरा माल जो कटेगा बिकेगा वो मंडियों में नहीं जाएगा, सीधे ग्राहक जो होलसेलर लेने वाला है। ये बीच का रास्ता था ना, वो बीच का रास्ता समाप्त हो गया। जाते जाते मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि जनता आपको, जो फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र आता है जहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ की जनता आपको क्यों चुने? आप, मैंने आपको पहले भी बताया जी, आज कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आप अगर हमको मौका दीजिए तो मैं सीमावर्ती क्षेत्र पर रह करके आप मेरे स्थिति को देख रहे हैं, मैं स्व नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं हमेशा समाज के लिए काम किया, ठीक है ना। छोटे से छोटा विषय पे समाज का ही काम करने का प्रयास किया। तो आने वाला समय में जनता इसलिए चुनेगी मुझे। पहले तो पार्टी का ये पहला मौका है कि पार्टी मुझे मौका दे। मैं अपनी बात में उसके लिए मैं संघर्षरत हूँ। कहाँ तक हम उसमें होते हैं ये पार्टी और प्रभु का इच्छा है।
जिस आला कमान और प्रभु का इच्छा है। हाँ दूसरा क्या है कि जनता को चुनने का मुख्य कारण है कि मैं काम जो करूँगा, ठीक है ना, उसका एक दिखने को अलग दिखाई देगा, काम दिखेगा। हाँ काम दिखेगा। मैं बता दूँ आपको कि एक छोटा सा वार्ड मेरे जिम्मे था 4 नंबर, वो अटल बिहारी वाजपेयी नगर के नाम से है, क्या बात। उसको घोषणा करवाए और कार्यक्रम भी नियमित होते रहता है। तो जब ये होगा तो ये रेणु की धरती है, ठीक है ना, जिसके चलते माननीय विधायक जी को उनका एक बार लाभ भी मिला। तो ये सांस्कृतिक धरती है, ये राजा विराट का धरती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो मिलेगा निराश नहीं होंगे, लोगों को लगेगा कि जहाँ कम वहाँ हम अभी करते हैं। जी। तो आने वाला समय में निश्चित रूप से और बढ़िया काम करेंगे और जनता का विश्वास जो है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो वो निराश नहीं होंगे। उनको नहीं लगेगा कि जो हम वोट दिए वो मेरा व्यर्थ चला गया, वो पैसा दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, मैंने बात किया भानु प्रकाश राय जी से और हमारे सारे सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आप ऐसे ही देखते रहिए NSTV बिहार। कैमरामैन परवेज आलम के साथ मैं अलाउद्दीन खान, नमस्कार।